ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रहने वाले अलग अलग ट्राइब के लाइफ के बारे में जाना था कि वो किस तरह जीते थे। उनमें से कुछ झूम खेती करते थे तो कुछ हंटर गैदरर्स थे, कुछ जानवरों को पालते थे तो कुछ लोग एक जगह खेती करते थे और इन सब तरीकों से वो अपना जीवन चलाते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलोनियल रूल का ट्राइबल लाइफ्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स के लाइफ में जो भी चेंजेस आए उसके बारे में पहले हम जानते हैं। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चिफ्स। ब्रिटिश के आने से पहले बहुत सारे एरिया में ट्राइबल चीफ्स जो होते थे वो इम्पॉर्टेंट पर्सन होते थे। उनके पास औरों से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होती थी और अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में रखते थे और उस पर शासन चलाते थे। शासन चलाने का अधिकार उन्हीं के पास होता था। कुछ जगहों पर उनकी अपनी पुलिस होती थी और लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो लोकल रूल्स खुद ही बनाते थे। उन्हें बहुत सारे गांवों में जो ज़मीन थी उसका मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था यानी कि प्रशासन करने की शक्ति जो थी वो छीन ली गई। और अब इंडिया में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा जो लॉ बनाया जाता था उसको फॉलो करने के लिए इन मुखियाओं को बाध्य किया गया। उन्हें ब्रिटिश को ट्रिब्यूट पे करना होता था और चूंकि वो उनके प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ब्रिटिश के बदले उन्हें ही ट्राइबल ग्रुप्स को डिसिप्लिन में रखना होता था। पहले जो वो अपने लोगों के बीच अथॉरिटी एंजॉय करते थे, जो उनके पास ताकत थी, वो अब खत्म हो गई थी। अब वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शन फुलफिल करने में भी सक्षम नहीं थे। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जो अरुणाचल प्रदेश के निसी ट्राइब के गांव का है। इसमें ये जो घर दिखाया गया है ये लठ से बनता है, लॉग हाउस है ये। जब भी गांव में ये घर बनता है लॉग हट्स, तो गांव के सारे लोग इसे बनाने में मदद करते हैं। अब जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ। ब्रिटिश को ऐसे ग्रुप्स से बहुत परेशानी थी जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे और जिनका एक जगह फिक्स्ड घर नहीं होता था। वे चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह सेटल होकर के रहे, स्थायी रूप से रहे और पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए और खेती करे। वैसे लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनके तुलना में जो सेटल पीजेंट्स होते थे, मतलब जो एक जगह रहते थे, उन पर कंट्रोल करना, उन पर शासन चलाना उनके लिए आसान था। और ब्रिटिश अपने स्टेट के लिए एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स भी चाहते थे, एक नियमित आमदनी का स्रोत भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किया। मतलब उन्होंने ज़मीन को मेजर किया, लैंड को मेजर किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़मीन पर उनका हिस्सा तय कर दिया और किसको कितना रिवेन्यू पे करना पड़ेगा स्टेट को, ये भी उन्होंने फिक्स कर दिया। कुछ पीजेंट्स को लैंड ऑनर तो कुछ को टेनेंट्स घोषित किया गया। जैसा कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि टेनेंट्स जो होते थे उनको लैंड ऑनर को रेंट पे करना पड़ता था और इसी रेंट को लैंड ऑनर रिवेन्यू के रूप में स्टेट को पे कर देते थे। झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने का ब्रिटिश का जो प्रयास था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की कमी हो और सॉइल ड्राई हो, मतलब मिट्टी सूखा हो, वहाँ प्लव से खेती करना यानी कि हल से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि प्लव के मदद से खेती करने वाले झूम कल्टीवेटर्स को और नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके फील्ड्स अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूम कल्टीवेटर्स इस बात पर जोर देते रहे कि
उनको उनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो था उसको कंटिन्यू करने दिया जाए, मतलब उनको परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। और इसका काफ़ी विरोध भी किया गया, जिसके वजह से ब्रिटिश ने आखिरकार उन्हें फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैरी करने के लिए अलाउ कर दिया। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें गुजरात के भील वुमेन को खेती करते हुए दिखाया गया है, गुजरात के एक फॉरेस्ट में। गुजरात के बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया में अभी भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जारी है। अब है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। जैसा कि हमने देखा है कि ट्रैवल ग्रुप्स का जो लाइफ होता है वो फॉरेस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और इसलिए फॉरेस्ट लॉज में जो चेंजेज आए उसके कारण ट्राइबल लाइफ्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश ने सारे फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया क्योंकि वहाँ से उनको जिस तरह की टिम्बर्स की उनको ज़रूरत थी, इमारती लकड़ियों की उन्हें ज़रूरत थी, उस तरह का टिम्बर वहाँ पे पैदा होता था। इन जंगलों में लोगों को फ्री रूप से घूमने, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने, फ्रूट्स कलेक्ट करने और जानवरों का शिकार करने के लिए परमिशन नहीं था, अलाउ नहीं किया गया था। और चूंकि झूम कल्टीवेटर्स का जो जीवन था वो तो फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ था, वो उसी पे डिपेंड रहते थे, तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। लेकिन जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल को वहाँ रहने पर रोक लगा दी तो फिर उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेलवे स्लीपर्स के लिए, ट्रीज कट करने के लिए, मतलब पेड़ काटने और उस लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। अब फॉरेस्ट के अंदर तो ट्राइबल लोग थे नहीं, तो फिर वो मजदूर का इंतजाम कहाँ से करते। इसका भी उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने डिसाइड किया कि झूम कल्टीवेटर्स को फॉरेस्ट में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट भी होगी। लेकिन इसके बदले गांव में रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी करनी होगी और फॉरेस्ट का देखभाल करना होगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे रीजन्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेज एस्टैब्लिश किया ताकि चीप लेबर का, सस्ते मजदूरों का रेगुलर सप्लाई होता रहे। यहाँ पर सोर्स 2 दिया गया है, इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। 1930 में वेरियर एल्विन ने सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल ग्रुप बैगाज के इलाकों का दौरा किया था। वे इन ट्राइब्स के बारे में, इनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में, इनके आर्ट और फोकलोर यानी कि कला और लोक संस्कृति के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, इकट्ठे किए। ये सॉन्ग्स यह बताता है कि ब्रिटिश रूल के अंडर बैगाओं को कितने बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। ब्रिटिश के द्वारा जो फॉरेस्ट लॉ लाया गया था उसका बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिसे ब्रिटिश ने इलीगल घोषित कर दिया था। कई बार तो उन्होंने खुलेआम विरोध किया। 1906 में असम में संग्राम सगमा के द्वारा किया गया विद्रोह और 1930 में सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ फॉरेस्ट सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। अगला है कि व्यापार के साथ क्या क्या समस्याएं आई ब्रिटिश रूल के अंडर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।